गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 दिसंबर 2020 और 17 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में संविधान का भाग 2 संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें शीर्ष पर रही है काइली जेनर। ऑप्शन ए करेक्ट है, काइली जेनर यही है, काइली जेनर। और अभी फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की यह सूची जारी की है, तो इसमें काइली जेनर टॉप पे रही है 590 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ शीर्ष पे है काइली जेनर। उसके बाद दूसरे पे है कान्ये वेस्ट और तीसरे पे है रोजर फेडरर, फुटबॉलर है ये स्विट्जरलैंड के। और चौथे पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ। तो चारों का नाम याद रखना है। काइली जेनर फर्स्ट पे है, दूसरे पे कान्ये वेस्ट, तीसरे पे रोजर फेडरर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के प्लेयर है, ये चौथे पे है। 1, 2, 3 और 4। अब ये फोर्ब्स ने जारी किए हैं अभी कुछ दिन पहले। फोर्ब्स ने टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की थी। उसमें शीर्ष पे रही थी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और भारत में शीर्ष पे रही थी निर्मला सीतारमण। और वैसे 41वें नंबर पे थी निर्मला सीतारमण, लेकिन भारत में पहले पे थी, टॉप पे थी निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री है वर्तमान में। और टॉप पे थी एंजेला मर्केल। तो दोनों की याद रखना है। इसके अलावा फोर्ब्स ये अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है जो अलग अलग तरह की लिस्ट जारी की करती हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1917 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके प्रधान संपादक हैं पीसी फोर्ब्स। तो याद रखना है। तो काइली जेनर इस लिस्ट में टॉप पे रही है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट में जरूर देखें। संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी बताए थे। उसी तरह से क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने एमडी और सीईओ, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, हिंदी में कहें तो प्रबंध निदेशक, एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उदय कोटक को। अभी तक भी यही थे और इनको फिर से रीअपॉइंट यानी दोबारा से नियुक्त किया गया है उदय कोटक को। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ यही है उदय कोटक। उसके अलावा ये सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके भी अध्यक्ष चुने गए थे अभी कुछ दिन पहले। तो इनका नाम याद रखना है उदय कोटक। अब ये कोटक महिंद्रा बैंक के बने। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में, हेडक्वार्टर है इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ यही बने उदय कोटक। उसके अलावा जो महिंद्रा ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है आनंद महिंद्रा। उसके अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसी के अध्यक्ष बने थे अभी कुछ दिन पहले उदय कोटक। उसके अलावा ऑप्शन में दिया हुआ है ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, ये भी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। उसके अलावा दिनेश कुमार खरा, ये एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक के चेयरमैन बने थे। रजनीश कुमार का इन्होंने स्थान लिया था। उसके अलावा उदय शंकर ये फिक्की के अध्यक्ष बने थे। संगीता रेड्डी का इन्होंने स्थान लिया था। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये फुल फॉर्म है फिक्की की। तो इसके अध्यक्ष बने थे उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस यानी विक्ट्री डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी 16 दिसंबर को। तो ऑप्शन है करेक्ट है 16 दिसंबर। तो ये इस बार 49वां विजय दिवस मनाया गया है 16 दिसंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर 1971 को जो भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान की सेना पर जीत दर्ज की थी और साथ ही में बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने की याद में मनाया जाता है ये दिवस 16 दिसंबर को हर साल। ये 49वां विजय दिवस है इस बार। और इस युद्ध के बाद ही जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अलग होकर बांग्लादेश बनाए। पहले पूर्वी पाकिस्तान था, फिर बांग्लादेश बनाए उसके बाद, इस युद्ध के बाद। उसके अलावा पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने इसमें आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के सामने। तो यह याद रखना है 16 दिसंबर 1971 को यह युद्ध हुआ था विजय दिवस।
तो भारतीय सेना की पाकिस्तान सेना पर विजय के रूप में इसे मनाया जाता है, विजय दिवस को 16 दिसंबर को, तो ये याद रखना है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन सारे रिवाइज करवाते हैं। अभी 14 दिसंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। उसके अलावा 12 दिसंबर को दो इंपॉर्टेंट डे थे, एक तो था अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। उसके अलावा 11 दिसंबर को था यूनिसेफ डे और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे। उसके अलावा 10 दिसंबर को वेरी इंपॉर्टेंट था विश्व मानवाधिकार दिवस और 9 दिसंबर को था वेरी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, तो ये मनाया गया था 9 दिसंबर को। उसके अलावा 7 दिसंबर को 2 दिवस थे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। उसके अलावा 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मर्दा दिवस। उसके अलावा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का दिवस था और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी था 4 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। उसके अलावा 2 दिसंबर को 3 दिवस थे, एक तो था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, एक था अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, एक था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। जो भोपाल गैस कांड हुआ था, गैस लीक वाला, वो 2 दिसंबर को आता है, इसलिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों की वहाँ पे जान गई थी। उसके अलावा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 56वां स्थापना दिवस था। उसके अलावा 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी था, तो याद रखना है। अभी इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस नाम से एक डिजिटल भुगतान ऐप लॉन्च किए हैं, तो ये क्या है, डाक पे। इस नाम से अभी डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसी ने डाक पे इस नाम से ये डिजिटल वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। तो जैसे गूगल पे होता है उसी की तरह है गूगल पे, फोन पे, इन्हीं की तरह है ये डाक पे, तो ये याद रखना है। तो ये किसने लॉन्च किया है, डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अब ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है, तो इसके बारे में बताते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापना 2018 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में और इसके MD एंड CEO अभी इसी साल बने थे जे वेंकट रामू, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है JS मुरलीधर को। यही है JS मुरलीधर, और इन्हीं को ही उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है JS मुरलीधर। ये अभी तक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और अब ये उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक वर्तमान में उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक, इनका स्थान लेंगे, लेकिन अभी ये नियुक्त हुए हैं, इनके बाद बनेंगे, मोहम्मद रफीक के बाद बनेंगे, सिर्फ ये अपॉइंट हुए हैं, अभी इनको पदभार नहीं संभाला है इन्होंने, ध्यान रखना है। तो मोहम्मद रफीक जब ये रिटायर्ड होंगे उनके बाद बनेंगे JS मुरलीधर, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा भी राजेश बिंदल, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, गीता मित्तल का स्थान लिया था। उसके अलावा उदय शंकर, ये फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो याद रखना है। उसके अलावा एक और न्यायालय के न्यायाधीश बने, अगले क्वेश्चन में बताएंगे। पहले उड़ीसा को मैप में देख लेते हैं साथ में, ये रहा मैप में उड़ीसा। और कल बताया था भी जो 2023 का FIH मेंस हॉकी विश्व कप 2023 ये किस राज्य में होगा, तो ये होगा उड़ीसा में। लगातार दूसरी बार इसकी मेजबानी करेगा उड़ीसा, भुवनेश्वर और राउरकेला, 2 जगह पर होंगे ये, भुवनेश्वर और राउरकेला। तो जो 2023 का जो FIH मेंस विश्व कप होगा उसकी मेजबानी उड़ीसा करेगा, तो याद रखना है। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और भितरकनिका नेशनल पार्क, ये तीनों है उड़ीसा में। उसके अलावा चिल्का झील है उड़ीसा की। उसके अलावा हीराकुंड बांध है, सबसे लंबा बांध है भारत का, किस नदी पे है, महानदी पे। और उड़ीसा ये चिल्का झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, दूसरे नंबर की, याद रखना है उड़ीसा से। और हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था नवीन पटनायक को। उसके अलावा
ISO सर्टिफिकेट मिला था भुवनेश्वर को। और उसके अलावा जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा। उसके अलावा गरिमा पहल भी लॉन्च की थी उड़ीसा में। सेचा समाधान ऐप ये भी उड़ीसा में। उसके अलावा स्लम अप ग्रेजुएशन प्रोग्राम ये भी लॉन्च किया गया था उड़ीसा में, तो याद रखना है। उसके अलावा अमृत योजना थी, अमृत रैंकिंग योजना, उसमें भी शीर्ष पे था उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी JS मुरलीधर ये तो बने थे उड़ीसा के, अब हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यही है हिमा कोहली, और ये अभी तक दिल्ली में न्यायाधीश के रूप में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान में दिल्ली में। दिल्ली हाई कोर्ट में ये वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। अभी ये अपॉइंट हुए हैं, पदभार नहीं संभाला है इन्होंने, तो इनके बाद यही संभालेंगे हिमा कोहली। अभी वर्तमान में तेलंगाना के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। इन्हीं का स्थान लेंगी हिमा कोहली। जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उनके बाद हिमा कोहली तेलंगाना की अगली मुख्य न्यायाधीश बनेगी। तो मैप में देखते हैं तेलंगाना को, ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल है इसकी हैदराबाद, और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खोला गया था हैदराबाद में। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर है यहाँ के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, तो याद रखना है। उसके अलावा तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। लेकिन वर्तमान में 28 ही राज्य हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके अलावा मरगवानी नेशनल पार्क और KBR नेशनल पार्क, कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में, तो याद रखना है तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है इसरो के प्रमुख के सिवान, यही है के सिवान, और इन्हीं को भी सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसरो ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। प्रत्येक देश की अलग अलग स्पेस एजेंसी होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये किस देश की है? ये है अमेरिका की। जाक्सा JAXA ये है जापान की। CNSA ये है चाइना की। इसी तरह अलग अलग स्पेस एजेंसी है प्रत्येक देश की। तो भारत की है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 को हुई थी। इसके अध्यक्ष है के सिवान और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके संस्थापक यानी स्थापना किसने की थी इसरो की? तो ये की थी विक्रम अम्बलाल साराभाई ने। और जो ऑप्शन सी पे दिया हुआ है नाम कल ही बताया था अभी, पॉल सिंह तवा, इनको भी गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 दिया गया था। उसके अलावा रतनलाल विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था रतनलाल को। उसके अलावा राजकमल झा, इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था राजकमल झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नाम से GRSE यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने प्रोजेक्ट 17A के पहले जहाज को लॉन्च किया है? जहाज है यहाँ पे, जहाज को लॉन्च किया है, तो ये क्या है? हिमगिरी। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इसके तहत 3 जहाज लॉन्च होंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के तहत 3 जहाज। तो जो ये प्रोजेक्ट 17A है, तो यहाँ पे पहले इसके बारे में बताते हैं। हिमगिरी, तो ये पहला जहाज लॉन्च किया गया है GRSE कोलकाता द्वारा। तो ये 3 जहाज को लॉन्च करेगा। टोटल जो प्रोजेक्ट 17A हैं, इसके तहत 7 जहाज़ों को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से 3 जहाज तो ये GRSE कोलकाता ये करेगा इसका निर्माण, और बाकी 4 जहाज़ों का निर्माण करेगा मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये 4 जहाज़ों का निर्माण करेगा। तो GRSE कोलकाता ने 3 जहाज़ों में से पहले जहाज़ का निर्माण किया है, इसको लॉन्च किया है हिमगिरी, ये नाम याद रखना है हिमगिरी। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा, उसमें GRSE करेगा, ये करेगा 3 जहाज़ों का, और 4 जहाज़ों का करेगा मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने संसद अमले की 19वीं बरसी पर द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है लोकसभा स्पीकर हैं वर्तमान में ओम बिरला, और इन्होंने अभी संसद अमले की 19वीं बरसी पर यह पुस्तक लॉन्च की है, द शौर्य अनबाउंड। और इसके लेखक नाम याद रखना है, इस पुस्तक के लेखक है, दो लेखक हैं, नीतू और BM दिनाकरन इस पुस्तक के लेखक है, और इसको लॉन्च किया है द शौर्य अनबाउंड ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर है और राजस्थान के जो कोटा से लोकसभा सांसद हैं ओम बिरला। उसके अलावा द शौर्य अनबाउंड, इसको हिंदी में समुद्र समावे बूंद में, तो ये इसको हिंदी में कहते हैं समुद्र समावे बूंद में, इसका मतलब है द शौर्य अनबाउंड। इसको लॉन्च किया है ओम बिरला ने। उसके अलावा जो हरिवंश नारायण सिंह हैं, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति, और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति, वर्तमान में एम वेंकैया नायडू वर्तमान में राज्यसभा की सभापति हैं, और उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। रामनाथ कोविंद ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और किस अनुच्छेद के तहत होते हैं भारत का राष्ट्रपति? तो 52 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होता है इसके तहत। और 61 अनुच्छेद 61 के तहत इन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, रामनाथ जो राष्ट्रपति होता है। और उसके अलावा अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की क्षमता प्राप्त होती है संविधान के तहत, तो याद रखना है। उसके अलावा उपसभापति जो उपराष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 63 के तहत होते हैं उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति 52 के तहत होता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए SBI ने भारत की GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया है -7.4% का। तो 7.4% का अनुमान लगाया है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी भारत की GDP 2020-21 में 7.4% का अनुमान लगाया है। उसके अलावा अभी जो S&P थी, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसने -9.0% का अनुमान लगाया था, उसको घटाकर -7.7 कर दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट करना है। एक तो SBI ने कितना लगाया -7.4% का, और S&P इसने पहले -9.0% का अनुमान लगाया था, लेकिन अभी से -7.7% कर दिया है। और कल ही बताया था भी क्रिसिल ने यही अनुमान लगाया था, क्रिसिल इसने 7.7% माइनस का अनुमान लगाया था भारत की GDP का। उसके अलावा -9.9% का लगाया है OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इसने -9.9% का लगाया था। उसके अलावा फिच रेटिंग ने लगाया था -9.4% का, और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगाया था -8.0%। उसके अलावा अभी दूसरे वित्त वर्ष के लिए, दूसरी तिमाही के लिए NSO ने लगाया था अनुमान -7.5%, और RBI ने भी यही अनुमान लगाया है -7.5%, और पहली तिमाही का लगाया था NSO ने -23.9%। तो याद रखना है। उसके अलावा SBI की बात करें, SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और इसके नए चेयरमैन बने थे अभी दिनेश कुमार खारा, रजनीश कुमार का इन्होंने स्थान लिया था। उसके अलावा अब ये भारतीय संविधान का इंपॉर्टेंट दूसरा भाग है। कल पहले भाग में कौन कौन से संविधान कौन से भाग किस किस देशों से लिए गए थे वो कल बताया था। अगर कल वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। अब आज इस वीडियो में संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखना है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी सदस्य कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना है। उसके अलावा संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके अलावा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? श्री BN राव, ये थे संवैधानिक सलाहकार। उसके अलावा संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को। उसके अलावा
भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसको भी अपनाया गया था 24 जनवरी को 1950 को। उसके अलावा राष्ट्रगान ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जनगण मन। और इनको 1913 में इनकी बुक है गीतांजलि, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि इनकी पुस्तक है, इन्हीं के लिए इनको, और ये पहले भारतीय थे ये अवार्ड पाने वाले, नोबेल पुरस्कार पाने वाले। उसके अलावा दूसरा सीवी रमन को मिला था 1930 में रमन इफेक्ट की खोज के लिए, रमन प्रभाव के लिए। तो राष्ट्रगान, उसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, अमार सोनाल बांग्ला, हमार सोनाल बांग्ला, यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और भारत का जनगण मन, दोनों इन्होंने ही लिखे हैं। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसके अलावा 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया था, स्वीकृत किया गया था और इसको लागू किया था। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को ही इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 26 नवंबर इसको संविधान अंगीकार किया गया था, औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। उसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी होता है, नेशनल मिल्क डे भी होता है वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को। तो ये श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीस कुरियन, तो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है ये श्वेत क्रांति। उसके अलावा कुल समय कितना लगा था संविधान को बनाने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये याद रखना है। उसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो आप वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं इसको, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसने खुद कमाओ घर चलाओ योजना शुरू की है? तो ये शुरू की थी सोनू सूद, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है। अब अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो इसका आंसर जरूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से के प्रति कोई सजेशन देना चाहिए वीडियो के प्रति तो भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इसके लिंक को शेयर करके जरूर शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।